जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य 75 डेज के सीरीज में। ठीक, आज हम लोग फिर से क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। ठीक, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। क्या है? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि विद्युत विभव क्या है और इसका एसआई मात्रक लिखें, मतलब हम लोग इसको क्या एसआई यूनिट में किस चीज में मापते हैं, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक, तो कह रहा है एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अनंत से क्या, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारा ये क्या एक विद्युत क्षेत्र, क्या ये हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वही कह रहा है एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक, मान लिया जाए वो एकांक धनावेश क्यू है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव कहते हैं। ठीक, तो मान लिया जाए कि हम लोग कोई क्यू आवेश, ठीक, टी समय में, किसमें, टी समय में, टी समय में विद्युत क्षेत्र के क्या किसी एक बिंदु तक लाए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक, क्या हो जाएगा, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया क्या, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? इसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है। अब दूसरा है भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू। क्या होता है? भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो अब देखिए इसका एसआई मात्रक बोल रहा है, क्या इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम। क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इस ये सब जो क्वेश्चन होता है इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चलिए चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा की प्रबलता दोस्तों क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता, कह सकते हैं विद्युत धारा की मजबूती के बारे में पूछ रहा है। वही कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की होने वाली आवेश आवेश विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। क्या होता है? मान लिया जाए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई वस्तु है, क्या इसका, मान लिया जाए किसी वस्तु का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, एक सेकेंड में क्या दोस्तों, एक सेकेंड में इससे जितना आवेश प्रवाहित होगा, क्या होगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। क्या कहेंगे दोस्तों? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड, क्या बोल रहा है, प्रति सेकंड, यह कह सकते हैं इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश विद्युत धारा की क्या होती है, प्रबलता कहलाती है। जैसे जैसे क्या हो जाता है, आई बराबर क्यू बटे टी। क्या क्या हो जाता है दोस्तों, आई बराबर क्यू बटे टी। अब मान लिया जाए कि एकांक इकाई समय बोले तो, इकाई समय बोले तो क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 1। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है दोस्तों, ऐसे मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले क्या आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता मतलब मजबूती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोले थे कि सबको उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन क्या होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होता है, वीवीआई ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है, एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में क्रमशः श्रेणी क्रम और पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि इस टाइप से मान लिया जाए ये एक लाइन है, इसी में इसी तरीके से ऐसे ऐसे जोड़ दिए किसी चीज को, ये तो क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से श्रेणी क्रम में। ठीक, और पास समांतर क्रम क्या होता है जोड़ने का, समांतर क्रम एक दूसरे के समांतर रहता है। चलिए, समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से एक दूसरे के क्या होगा,
समांतर होगा, कह सकते हैं। मान लिया जाए अगर इसको हम लोग क्या मान लें, प्रतिरोध मान लें, ठीक, ये क्या एक तरह से एक दूसरे के क्या है, समांतर है, कह सकते हैं। ठीक, ये क्या एक दूसरे के समांतर है। अब समझते हैं। ये श्रेणी क्रम का बात करें मतलब एक लाइन में मान लिया जाए कि ये कोई एक विद्युत परिपथ है, ये एक बैटरी के द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, ये कोई एक बैटरी के द्वारा जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें दोस्तों किसको, अमीटर को, वोल्ट मीटर हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज को मापता है। क्या मापता है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज को बताता है। और हमारा जो ये एमीटर है, ये क्या करता है, धारा की माप को बताता है। क्या करता है, ये धारा को मापता है। किसको मापता है, ये धारा को मापता है। लेकिन ये हमारा जो ये एम्पियर क्या करता है, धारा को मापता है, धारा को मापता है। और वोल्ट मीटर क्या करता है, कह सकते हैं वोल्ट को मापता है। किसको मापता है, वोल्ट को मापता है कि कितना वोल्ट है। तो वोल्ट जो है दो बिंदुओं के बीच को ही मापा जाता है। क्या दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच, मतलब दो बिंदुओं के बीच ही ये संभव है। ठीक, अगर मान लिया जाए कि हम लोग क्या करें, अगर हम लोग दोस्तों मान लिया जाए कि यहाँ क्या करें, एक वोल्ट मीटर लगा दें। क्या करें, एक वोल्ट मीटर लगा दे। तो क्या करें, वोल्ट मीटर क्या करता है कि दो बिंदुओं के बीच की क्या माप को बताता है, वोल्ट को बताता है। मान लिया जाए तब तो इसका कहाँ हुआ, यहाँ, ये तो यहाँ शुरू हुआ, इतना दूर का ही बताएगा। क्या करेगा दोस्तों, इतना दूर का ही बताएगा, बाकी का ये बताएगा ही नहीं। क्या करेगा, ये बाकी का ये बताएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, यहाँ पे क्या करते हैं, एमीटर को यूज करते हैं। क्या करते हैं, एमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, एमीटर, ताकि इससे प्रवाहित होने वाली धारा की क्या करे, धारा की माप को क्या करे, ये बता सके। क्या करे, ये धारा की माप को बता सके। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एमीटर यूज करते हैं। और यहाँ इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ताकि क्या करे, ये दो बिंदुओं के बीच के वोल्ट को बताए। मान लिया जाए दोस्तों अगर ये बताएगा ना, तो ये टोटल का बताएगा। क्या करेगा, ये टोटल का बताएगा, टोटल परिपथ का क्या वोल्टेज बताएगा। ठीक, अगर इसको हम लोग समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये नहीं बताएगा, लेकिन ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये बताता है। चलिए स्लाइड पे आते हैं। चलिए, तो कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे होकर परिपथ की कुल धारा गुजरती है। ठीक, क्या होता है दोस्तों, हम लोग अभी इधर देखते हैं, इससे होकर क्या देखिए, परिपथ का टोटल धारा इससे होकर गुजर रहा है, कुल धारा होकर एमीटर से होकर गुजरता है। ठीक, वही कह रहा है कि कुल धारा इससे होकर क्या करती है, कुल धारा होकर गुजरती है, तथा इसका प्रतिरोध काफी कम होता है, जिसे धारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है इसका दोस्तों, प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम, कर सकते हैं बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, जिससे धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, ये प्रतिरोध क्या करता है, धारा के माप को घटाता है। मतलब जहां ज्यादा प्रतिरोध होगा वहां क्या होगा, उस धारा का खपत होता है, कह सकते हैं कि वहां क्षय होगा, धारा का क्षय होगा, विद्युत धारा का क्षय होगा। लेकिन यह क्या होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम होता है, जिस कारण से क्या होता है, धारा का क्षय नहीं होता है। और इसका क्या होता है, प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, आदर्श क्या बोलते हैं, आदर्श प्रतिरोध जो होता है उससे भी मतलब बहुत ज्यादा होता है। किसका, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, जिस कारण से अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज सारा का सारा यही खा जाएगा और ये माप अपना रीडिंग भी नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। अब देखिए क्या कहता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह परिपथ के दो बिंदुओं की वोल्टता को क्या करता है, बताता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। क्या है दोस्तों, ओम के नियम को लिखें। क्या कह रहा है, ओम के नियम को लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम क्या होता है कि निश्चित ताप पर, क्या निश्चित ताप पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, अपने उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं, कहता है ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। देखिए दोस्तों यहाँ समानुपाती नहीं डलाया, समानुपाती होता है।
और हम लोग क्या करते हैं, जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या आ जाता है, आर आ जाता है। कह सकते हैं भी बराबर क्या होता है, आर आई बोलिए या आर आई आर बोलिए, क्या ये हो जाता है। तो ये एक नियतांक के रूप में आर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग ताप को नियतांक रखते हैं, ताप को नियतांक रखते हैं तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिरोध हमारा क्या आता है, स्थिर रहता है। ठीक, चलिए हम लोग और देखें। ओम का नियम उतना है नहीं दोस्तों, क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पे क्या करेंगे, स्थिर ताप अगर रहेगा तो क्या होगा, जो मान लीजिए ये चालक है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या, इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा, अपने क्या होगा, अपने विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच लगने बाद दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होगा, विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती हटाएंगे तो आर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखे। पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध एक तरह से विरोध करना होगा दोस्तों, क्या हो गया, विरोध। जिस तरह के हम लोग किसी चीज का विरोध करते हैं उसी तरह प्रतिरोध, जैसे मान लिया जाए कि अब कोई आदमी है हमारे घर में घुसता जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, बोलेंगे कि बाहर जाओ, विरोध करेंगे। कुछ स्थिति में होगा कि हम ही को मार उड़ के घुस जाएगा। ठीक, उसी तरह क्या मान लिया जाए कि ये एक चालक तार है, इससे क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या, ये ही पदार्थ, क्या ये खुद ये पदार्थ उसका विरोध करता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कह सकते हैं कि चालक के इसी व्यवहार को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आते हैं देखते हैं। कहते हैं जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार अपने से प्रवाहित हो रहे धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। फिर कहता है तार के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, तो बताएं कि क्या, जब इसे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये खुद उसका विरोध करेगा विद्युत धारा, तो इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, चलिए आपको पता है प्रतिरोध को प्राय आर से सूचित किया जाता है। किसे, आर से सूचित किया जाता है। और आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है वी बटे आई। ये कह सकते हैं कि ओम के नियम से आया है। वी बराबर आई आर से ही क्या है, ये आया हुआ है दोस्तों। क्या है, वी बराबर आई आर से ही ये आया हुआ है। ठीक, चलिए अब कहता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या है, ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन क्या है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कायिक जनन। तो हम लोग ये क्वेश्चन कल भी देखे थे, वैसे चलिए फिर से इसको कर लेते हैं। कह रहा है कायिक जनन क्या है। तो हम लोग जानते हैं जब जनन की क्रिया पौधों के कायिक अंग से होता है, क्या होता है, कायिक अंग से होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं पौधों का कायिक अंग क्या होता है, जड़ तना पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, पौधे का कायिक अंग कहते हैं। चलिए देखते हैं, कहता है जब पौधे के कायिक अंग हो, जैसे जड़ तना पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन। जैसे आलू और अदरक क्या होता है, पेड़ पौधों के अंग से होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे दिया होगा, जैसे ब्रायोफिलम। क्या होता है दोस्तों, ब्रायोफिलम। देखिए ये आप लोग देखें, ब्रायोफिलम ये क्या होता है, ये कुछ दिन बाद अलग होके क्या करेगा, ये सारा चीज ये कुछ दिन बाद अलग होके क्या अपना एक अलग पौधा बना लेगा। देखिए ये अलग होके क्या करेगा, अपना अलग पौधा बनेगा। क्या करेगा दोस्तों, ये अलग होके अपना पौधा बना लेगा। ठीक, तो ये कायिक अंग ही होता है। पत्ती भी क्या होता है, कायिक अंग। ये ब्रायोफिलम है। क्या है, ब्रायोफिलम। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा परागन किसे कहते हैं, पर परागन की परिभाषा दे। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। चलिए वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का भी पौधा कह सकते हैं कि बना सकते हैं। ठीक, चलिए इस टाइप से बनाने का कोशिश करें, देखते हैं। देखिए दोस्तों अपना बनाते हैं तो उसका मजा कुछ अलग आता है। तो हम लोग पौधा बना रहे हैं। चलिए
चलिए ये हमारा फूल हो गया। ठीक, चलिए एक और फूल बना लेते हैं इधर। ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, ये कह सकते हैं पौधा। क्या हो गया है? पौधा। अगर ये क्या है? फूल है। क्या ये? फूल है। अब देखिए परागन किसको कहते हैं। चलिए परागन को समझते हैं दोस्तों। ठीक, ठीक, मान लिया जाए कि ये क्या है? एक एकलिंगी पुष्प है। क्या है? एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प और है, और इसमें क्या है? इसमें इस पुष्प में नर भाग है और इस पुष्प में क्या है? मादा भाग है। क्या है इस पुष्प में? मादा भाग। ठीक, मादा भाग को कुछ इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। चलिए मान लिया जाए कि ये क्या है? जयांग। क्या है? जयांग है। और ये क्या है? पुमंग है। क्या है? पुमंग है। अब देखिए क्या होगा। पुमंग या पुंकेसर बोलिए। ठीक, हाँ, ठीक। पुंकेसर निकल के यहाँ से क्या करेगा? पुंकेसर निकल के यहाँ से क्या करेगा? यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? ओह, थोड़ा सा आगे हो गया। हाँ, अब देखिए क्या होगा। ये पुंकेसर आएगा कहाँ? वर्तिकाग्र तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इस ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक आएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परागन। क्या कहते हैं? एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के, या एक मतलब किसी पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं दोस्तों। अब आइए थोड़ा इधर समझते हैं, तब समझ में आएगा बेहतर तरीके से। चलिए देखिए परागन कहता है। परागन किसको कहते हैं? कहता है परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परागन कहलाता है। हम लोग अभी देखें क्या किया, ये स्थानांतरण ही तो किया। क्या किया? स्थानांतरण। कहता है परागकणों का स्त्रीकेसर तक स्थानांतरण ही क्या, सिर्फ यहाँ पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? सिर्फ यहाँ पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? परागन। क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। अब देखिए अब कह रहा है, अब कह रहा है कि पर परागन को परिभाषित करें। क्या करें? पर परागन की परिभाषा। अब देखिए इसमें क्या था, पर परागन को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं पर परागन किसको कहेंगे। ये अलग पौधा है। ठीक, ये अलग पौधा है और ये एक अलग पौधा, ऐसे समझते हैं दोस्तों। ये तो थोड़ा हमारा क्या है, अलग अलग पौधा कह सकते हैं। ये असमजात है। ठीक, मतलब अलग अलग जाति का है, लेकिन मान लिया जाए, हम लोग मान लेते हैं दोस्तों। ठीक, ये समान जाति का है। क्या है? समान जाति का है। देखिए इस पर से मान लिया जाए क्या परागकण निकलेगा। क्या होगा? परागकण इस तरह निकलेगा, इस तरह निकलेगा, और क्या होगा? इस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तो ये क्या होगा? ये परागन की क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परागन की क्रिया कहलाएगा। तो ये कौन सा परागकण कहेगा? एक पौधे से दूसरे पौधे पर क्या हो? एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब क्या होगा? परागन का क्या होगा? आदान प्रदान होगा या स्थानांतरण होगा कह सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण, क्या? परागकण का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है दोस्तों? पर परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर परागन। चलिए थोड़ा पढ़ लें तो समझ में आ जाए। चले ठीक, तो देखिए पर परागन कहता है इस प्रकार के परागन में अलग अलग पौधे, क्या कह रहा है? अलग अलग पौधों के पुष्प से परागकण निकलकर अलग अलग पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ आया होगा, फिगर के द्वारा बता दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे कह रहा है एक प्रारूपी, प्ररूपी या प्रारूपी पुष्प के सहायक अंगों का क्या करें? वर्णन करें। ऐसे तो देखिए दोस्तों क्या होता है, हम लोग को अगर पुष्प का सहायक अंग बोलता है तो हम बोलते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ठीक, लेकिन यहाँ हम लोग चारों चीज को लेकर चले, दलपुंज बाह्य दलपुंज। कहता है एक प्रारूपिक पुष्प के चार सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं? चार सहायक, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और क्या होता है? पुमंग और जयांग को भी हम लोग लेके चले हैं दोस्तों। पुमंग और जयांग। चलिए तो बाह्य दलपुंज किसके कहते हैं दोस्तों? ये समझते हैं। कहते हैं बाह्य दलपुंज पुष्प का क्या होता है? बाहरी चक्र होता है। क्या होता है? बाहरी चक्र होता है जो प्राय रंगीन होता है। क्या होता है? जो प्राय हरे रंग का होता है। क्या होता है? जो प्राय हरे रंग का होता है। इसका कार्य पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करना। देखिए इस तरह से कह सकते हैं।
इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है, बाह्य दलपुंज है। क्या है ये हमारा, बाह्य दलपुंज। ये हमारा क्या है, बाह्य दलपुंज है। क्या है, बाह्य दलपुंज है। और ये कली अवस्था में रक्षा करता है, आप लोग जान रहे हैं इसको। फिर कहता है दलपुंज, क्या कहता है, दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। क्या होता है, दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो रंगीन होता है। क्या होता है, ये भी रंगीन। ये हरे रंग का होता है, लेकिन ये बोला सिर्फ रंगीन होता है। तथा कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करती है, कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। कैसे करती है, देखते हैं, देखिए। मान लिया जाए कि ये उस, चलिए दोस्तों, तो इसको देखिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, दलपुंज। क्या कहलाता है दोस्तों, दलपुंज। ये क्या हमारा दलपुंज। और ये रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। और ये क्या करता है, और ये क्या करता है, कीट को, किसको, कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अच्छा, ये तो हाँ आगे है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुमंग, मतलब नेक्स्ट है पुमंग। पुमंग कहता है पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। जो पुष्प का तीसरा चक्र होता है। क्या होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इस टाइप से इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पुमंग है। ये क्या है, हमारा एक है, कह सकते हैं पुंकेसर है। क्या दोस्तों, पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। और ये ढेर सारा जब ये से रहता है, ढेर सारा इस तरीके से हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा दोस्तों, ढेर सारा हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुमंग कह देंगे। इस समूह को क्या कह देंगे हम लोग, पुमंग कह देंगे। क्या कह देंगे, पुमंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कहता है जायांग। कहता है स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर के समूह को हम लोग जायांग कहते हैं। पुष्प का चौथा चक्र होता है, तथा यह पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, यह मादा भाग होता है। और ये क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। ठीक, अब देखिए ये कैसे होता है। चलिए, चलिए, तो ये हमारा क्या होता है, स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर इस टाइप से होता है। और ये हम लोग क्या बना रहे हैं, स्त्री केसर का समूह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्त्री केसर का समूह। इसी टोटल समूह एक को लेंगे तो क्या कहलाएगा, स्त्री केसर। क्या कहलाएगा, स्त्री केसर। ठीक, स्त्री केसर। और टोटल को ले लेंगे तो क्या कहला जाएगा, जयांग। क्या कहला जाएगा, जयांग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए थोड़ा फिगर को देख लें। ठीक, तो ये एक जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पुंकेसर। क्या कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर, पुंकेसर। और इसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग। और ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ इतना दोस्तों, ये हो जाता है हमारा जयांग। ठीक, एक को कहते हैं स्त्री केसर, उसके समूह को जयांग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों में दल पत्रों का क्या कार्य है। फिर से वही कि पुष्पों में दल पत्रों का क्या कार्य, मतलब अलग अलग ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए देखते हैं। कहता है एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र समायोजन होता है। मतलब एक जो पुष्प होता है उसमें 4 प्रकार के पुष्प पत्र का समायोजन होता है, जिससे क्या एक पुष्प का निर्माण होता है। जिसमें से बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जयांग। इनमें से बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज क्या है, सहायक अंग है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग और जयांग को हम लोग क्या कहते हैं, आवश्यक अंग। क्या कहते हैं दोस्तों, आवश्यक अंग। क्या कहते हैं इसको, आवश्यक अंग कहते हैं। और इसको सहायक अंग। तो चलिए, सहायक अंग का कार्य कहता है बाह्य दलपुंज का कार्य पुष्प की कली अवस्था में क्या करना, रक्षा करना। जैसा कि अभी तुरंत हम लोग बनाए थे नहीं साथ। इस टाइप से बनाते हैं कि आप कली अवस्था में रक्षा करता है। कहता है दलपुंज का क्या कार्य है, कीट को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। कीट क्या होता है, ये रंगीन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, रंगीन होता है। ये क्या है, दलपुंज है। ये क्या है दोस्तों, ये दलपुंज है। ये दलपुंज है। ये इतना रंगीन है, क्या करता है, ये आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग जब कहीं शादी ब्याह या क्या होता है, मेला वगैरह देखने जाते हैं, तो वहाँ क्या सज धज के जाते हैं। ठीक,
कहने का मतलब कह सकते हैं अपने में चमक लेके जाते हैं ताकि क्या करे दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो उसी तरह क्या होता है, देखिए पुष्प में भी क्या होता है, ये क्या करता है, रंगीन होता है, और दूसरे लोग कह सकते हैं कीट को अट्रैक्ट करता है। मतलब कीट इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये क्या करे, मतलब पर परागन होता है, तो कीट इसके लिए आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, क्या अंतर है। अब देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, पुनरुद्भवन, ठीक, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन, इसी सब के द्वारा होता है, ठीक। और क्या होता है इसमें जो एक कोशिकीय जीवों में जो होता है क्या, अलैंगिक जनन, उसमें उसके द्वारा जब संतति की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या क्लोन कहते हैं, उसका क्या कह सकते हैं कि जीवन क्षमता कम होती है, वो कम जिएंगे, और उसमें क्या विभिन्नता नहीं होती है जो कि विकास के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो इसमें विभिन्नता होता ही नहीं, तो कह सकता है लैंगिक जनन या एक कोशिकीय जीवों में क्या विकास होता ही नहीं है, ठीक। अब क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, क्या होता है लैंगिक जनन, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, क्या होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है। दोनों जीवों का क्या होता है, डीएनए मिलके क्या एक डीएनए बनाता है, ठीक, ये कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतति का क्या इसमें विभिन्नता पाया जाता है, ठीक। और क्या होते हैं जिसे विकास में सहायक, जिसे हम लोगों में प्रतिदिन विकास हो ये रहा है, समझे दोस्तों। तो आइए अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ, कहता है एक कोशिकीय जीव में प्रायः अलैंगिक जनन होता है जिसमें सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। इसमें मुख्यतः विखंडन, बहुखंडन तथा मुकुलन द्वारा क्या होता है जनन होता है, ठीक। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा असमसूत्री होता है, क्या होता है समसूत्री अथवा असमसूत्री होता है। वही कह रहा है बहुकोशिकीय जीव में लैंगिक जनन होता है जिसके लिए नर और मादा, क्या नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है, क्या होती है आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जनन में डीएनए की क्या होती है प्रतिकृति का निर्माण होता है, मतलब बोले कि दो का डीएनए मिलकर एक डीएनए बनाता है, तथा इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है जो विकास में क्या होता है सहायक होता है, क्या होता है जो विकास में सहायक होता है। और इसमें क्या होता है समसूत्री, क्या होता है दोस्तों, समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है दोस्तों, समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का क्या होता है विभाजन होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, मिलते हैं आपके साथ फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।